नदी के पास अमरूदों के 2 पेड़ थे। बाहर का मौसम आने ही वाला था और वो दोनों पेड़ फल देने की तैयारी कर रहे थे। उनमें से एक पेड़ विशाल था और शक्तिशाली था, जबकि दूसरा पेड़ थोड़ा कमजोर था। अब होगा मेरा और तुम्हारा मुकाबला। देखेंगे कि किस पर ज्यादा और मीठे मीठे अमरूद लगते हैं। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं। जो मेरे भाग्य में होगा मुझे मिल जाएगा। डर गए? तुम्हारे लिए मुझसे डरना ही अच्छा है, क्योंकि तुम ठहरे एक कमजोर पेड़ और मैं विशाल और शक्तिशाली पेड़। सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करेंगे, क्योंकि मैं बहुत जल्द उन्हें मीठे मीठे अमरूद जो देने वाला हूँ। जो पक्षी अपने घर से भोजन की खोज को निकलता, वो सबसे पहले उन दोनों पेड़ को देखने आता कि अभी फूलों से अमरूद बने हैं या नहीं। तोते भैया, बस कुछ ही दिनों बाद हमारे इन अमरूदों के पेड़ों पर अमरूद लग जाएंगे और फिर हमारी भोजन की चिंता खत्म हो जाएगी और हमें भोजन की खोज में घर से ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। मेरे अमरूद बहुत मीठे होंगे, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी कर रखी है और आप सब पक्षी खुश हो जाओगे मेरे अमरूद देखकर। विशाल पेड़ भैया, हम सब पक्षी आप दोनों पेड़ों को देखने इसीलिए तो आते हैं। हर रोज हम सब बड़ी बेसब्री से आपके अमरूद बनने का इंतजार कर रहे हैं। परंतु चिड़िया, वो जो मेरे साथ वाला पेड़ है वो तो इस बार तुम्हें अमरूद नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो बहुत कमजोर है और उस पर फूल भी बहुत कम लगे हैं। इतना घमंड अच्छा नहीं होता दोस्त। समय बदलते देर नहीं लगती। मैं कमजोर हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो मैं भी तुम्हारे जैसा ही अमरूद का पेड़। खबरदार, चुप कर जाओ। अगर फिर कभी खुद को मेरे जैसा पेड़ कहा तो उखाड़ कर रख दूंगा तुम्हें जड़ से। अरे अरे, आप तो ऐसे ही लड़ रहे हैं। जब फल लगेंगे तो देखा जाएगा। समय गुजरता गया और फिर एक दिन दोनों पेड़ों के फूलों से छोटे छोटे कच्चे अमरूद बन गए। वाह वाह विशाल पेड़ जी, आप पर तो बहुत ज्यादा कच्चे अमरूद लगे हुए हैं। जब ये सब पक जाएंगे तो क्या शान होगी आपकी, और हर कोई आपसे दोस्ती करना पसंद करेगा। और मेरे साथ वाले पेड़ को देखो जरा, इस पर बहुत थोड़े अमरूद हैं। थोड़े जरूर हैं, परंतु मेरे अमरूद तुमसे ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट होंगे, क्योंकि मैं हर समय अपने मन को खुश रखता हूँ और आप हर समय दूसरों का बुरा ही सोचते रहते हो। कौवा दोनों की लड़ाई देखकर बहुत खुश होता है। वो थोड़ा और मसाला लगाता है। चुप कर जा ओ कमजोर पेड़। अगर हमारे बड़े पेड़ जी को गुस्सा आ गया तो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। ऐसे वो कमजोर पेड़ डर के मारे चुप कर जाता है। चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। अरे पेड़ जी, आप क्यों रो रहे हो? मेरा पड़ोसी हर समय मेरा मजाक बनाता है। मैं कमजोर हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है। आज फिर कौवा और विशाल पेड़ मिलकर मेरा मजाक बना रहे थे। आप चुप कर जाएं, कमजोर पेड़ जी। हम अभी जाकर विशाल पेड़ से पूछते हैं। विशाल पेड़ जी, आप अपने पड़ोसी से प्यार से क्यों नहीं रहते? इससे पहले कि पेड़ कुछ कहता, कौवा तुरंत बोलता है, चल भाग यहाँ से। कमजोर को कमजोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तुम भी तो उस पेड़ जैसी ही हो, छोटी और कमजोर चिड़िया। मैं शक्तिशाली हूँ, इससे बड़ा हूँ। फिर मैं क्यों ना घमंड करूँ अपनी ताकत का, अपने फलों का। जो जलता है मुझसे जले। और हाँ चिड़िया और तोते, अगर तुमने भी मेरे साथ मिलकर उस कमजोर पेड़ का मजाक ना बनाया तो इस बार मैं अपना एक अमरूद भी तुम्हें नहीं दूंगा। जैसा बुरा ये कौवा वैसे ही तुम। ऐसा कहते हुए तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। समय गुजरता गया और फिर एक दिन आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और मौसम बहुत खराब हो जाता है।
मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, आसमान पर गहरे बादल हैं और मुझे लग रहा है आज रात तेज हवा भी चलेगी। इसलिए हमें आज रात जाग कर गुजारना होगी और खुद को हवा के जोर से बचाना होगा। वाह वाह कमजोर पेड़, बड़े भाषण दे रहे हो। भाषण नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे मम्मा पापा बताया करते थे कि जब फल लगने के करीब हो तो तेज हवा का मुकाबला करने के लिए रात को जागते रहना और अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रखना, क्योंकि हमारे फल तेज हवा से गिर भी सकते हैं। क्योंकि तुम्हारे मम्मा पापा भी तुम्हारी तरह ही कमजोर होंगे। ऐसा कहते हुए वो विशाल पेड़ हंसने लग जाता है। रात हो जाती है और वो विशाल पेड़ गहरी नींद सो जाता है। वो तो ऐसे खर्राटे ले रहा था जैसे घोड़े बेचकर सोया हो। परंतु उसका पड़ोसी कमजोर पेड़ जाग रहा था। फिर तेज हवा शुरू हो जाती है। हवा बहुत तेज थी और उस विशाल पेड़ की डालियां एक दूसरे से टकरा रही थीं और वो आराम से सोया हुआ था, जबकि कमजोर पेड़ अपनी डालियों को मजबूती से थामे हुए था और वो खुद पर काबू किए हुए था। रात ऐसे ही गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। उठो उठो पड़ोसी, देखो तुम्हें तुम्हारे घुमंड की सजा मिल चुकी है। आपके सारे ही अमरूद पकने से पहले ही गिर गए हैं। वो विशाल पेड़ भी उठ जाता है और अपने नीचे ढेर सारे कच्चे अमरूद देख वो बहुत दुखी हो जाता है। पड़ोसी, जल्दी से मुझे देखकर बताओ कि मेरे ऊपर कितने अमरूद बचे हैं। केवल एक अमरूद बचा है और वो भी छोटा है। फिर कुछ दिनों बाद सूरज की रोशनी और ठंडी हवा से उस कमजोर पेड़ के सारे अमरूद पक जाते हैं, जिन्हें खाने सभी पक्षी आ जाते हैं। देखा विशाल पेड़, आपने घुमंड किया और आपको आपके घुमंड की सजा मिली। परंतु वो घमंडी पेड़ तो ऐसे चुप था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। क्या मैं भी आपके थोड़े से अमरूद खा लूं? कौवा ऐसे कहता है तो वो कमजोर पेड़ मुस्कुराने लग जाता है। तो देखा दोस्तों कि हमें कभी भी घुमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा गरूर का सर नीचा होता है। उन दिनों जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था। सभी पक्षियों ने अपने अपने मजबूत लकड़ी के घर बना लिए थे और अपने अपने घरों में काफी भोजन भी जमा कर लिया था, सिवाय उस कालू कौवे और उसकी पत्नी के, जिन्होंने ना तो अपना लकड़ियों का घर बनाया था और ना ही भोजन जमा किया था। वो यूं ही बारिश में भीग रहे थे। कालू जी, आप भी काम चोरी कभी नहीं छोड़ेंगे। अब देख लो हम कैसे बारिश में भीग रहे हैं। जब सब पक्षी अपना अपना घर बना रहे थे तो आपको भी अपना लकड़ियों का मजबूत घर बना लेना चाहिए था। मैं तो अपने मैके गई हुई थी, अगर मैं यहाँ होती तो कुछ ना कुछ कर लेती। गोरी, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हमें मिलकर कोई योजना बनानी होगी जिससे हम पक्षियों से भोजन ले सकें। कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। तुम जाओ कहीं से भी, मुझे भोजन ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें ही कच्चा खा जाऊंगी। गोरी, इतनी बारिश में हमें कोई भी भोजन नहीं देगा। कालू जी, सारे ही पक्षियों ने अपने अपने घरों में भोजन जमा कर रखा है। क्यों ना आज रात हम पक्षियों के घरों से भोजन चुरा लाएं। लेकिन गोरी, हम भोजन चोरी कर भी लें तो रखेंगे कहाँ भोजन? हमारे पास तो घर है नहीं, घोंसले में सारा भोजन खराब हो जाएगा। कालू जी, हम सारा भोजन लेकर जंगल की बाहर वाली गुफा में ले जाएंगे। वहाँ हम बारिश से भी बच जाएंगे और हमारा भोजन भी खराब नहीं होगा। मम्मा, मैं बाहर जाकर थोड़ा सा खेलाऊं?
बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मुझे बारिश बहुत पसंद है। नहीं बेटा, इस मौसम में बारिश में नहाने से बुखार हो जाता है। आप घर में ही रहो। मैं अपने बेटे को पकोड़े बनाकर खिलाती हूँ और मम्मा साथ में चाय भी। मुझे पकोड़ों के साथ गरम गरम चाय बहुत पसंद है। फिर जंगल में रात हो जाती है। कालू जी चलो, अब सारे पक्षी सो गए होंगे। अब हम जाते हैं और सारे पक्षियों का भोजन चुरा लाते हैं। फिर उस तेज बारिश में कालू और गोरी पक्षियों का भोजन चुराने चले जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता पक्षियों के घरों में जाते हैं और पक्षियों का सारा भोजन चुरा लेते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी भोजन लेकर जंगल के बाहर वाली गुफा में चले जाते हैं। गोरी, अब इस गुफा में हमारे बरसात के दिन अच्छे गुजर जाएंगे और हमें भोजन की भी कोई चिंता नहीं है। फिर वो दोनों पति पत्नी भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जब सब पक्षी सोकर उठते हैं तो किसी भी पक्षी के घर उनका भोजन नहीं था। ये मेरा भोजन कहाँ गया? कोई मेरा सारे का सारा भोजन ही चुरा कर ले गया। अब मैं ये बारिशों के दिन कैसे बिताऊंगा? कुकू बेटा, ये हमारा सारे का सारा भोजन तो कोई चुरा कर ले गया है। हमें तो पता ही नहीं चला कि कोई कब हमारे घर में आया और हमारा सारा भोजन चुरा कर ले गया। ये मेरा भोजन कौन चुरा कर ले गया? मेरी लाल मिर्ची, मेरे अमरूद और मेरी देसी घी की चूरी कुछ भी नहीं है मेरे घर में। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ जब कालू कौवा और गोरी कौवी सोकर उठते हैं तो वहाँ गुफा में एक चील बैठी हुई थी। काले कौवों, ये तुम मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? क्या चील दी, ये आपकी गुफा है? तो और क्या तेरे बाप की है? मैं तो कल से शिकार की तलाश में गई हुई थी, लेकिन तेज बारिश के कारण मुझे कोई शिकार नहीं मिला। लेकिन अब मेरी सारी चिंता खत्म हुई, क्योंकि शिकार तो खुद चलकर मेरे पास आ गया है। तुम दोनों के माँ से मेरे 2-4 दिन तो गुजर ही जाएंगे। चील दी, हमें माफ कर दें, हमें मत मारें। हमें नहीं पता था कि ये आपकी गुफा है। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं और फिर कभी इधर नहीं आएंगे। बेवकूफ समझ रखा है मुझे। चील दी, हम कौवों का सड़ा हुआ मांस खाकर आपको मजा नहीं आएगा। मैं आपको जंगल से दूसरे पक्षी ला कर देता हूँ, आप उनको खाना। हमारे जंगल का कबूतर, तोता और चिड़िया बहुत मोटे ताजे हैं और उनका मांस भी बहुत मजेदार होगा। वैसे मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया है, तो जाओ और जाकर अपने जंगल के सभी पक्षी यहाँ ले आओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। लेकिन कौवे, तुम अकेले जाओगे और कौवी मेरे पास ही रहेगी। तुम्हारा क्या भरोसा, मुझे धोखा दे रहे हो। लेकिन चील दी, चुप चुप करके जाते हो कि खाऊं अभी तुम दोनों को। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी भी एक जगह इकट्ठे बैठे थे। आप सब मानो न मानो, ये उसी कालू कौवे का काम है। उसी ने हम सब का भोजन चुराया है। मैं भी उसी के घोंसले से ही आ रहा हूँ। वो दोनों पति पत्नी गायब हैं अपने घोंसले से। फिर कालू कौवा भी वहाँ आता है। पक्षियों, मेरे पास आप सब के लिए एक अच्छी खबर है। जंगल की बाहर वाली गुफा में ढेर सारा भोजन पड़ा है। आप सब आ जाओ मेरे साथ और वहाँ से भोजन ले आओ। पक्षियों, इस शैतान कौवे की बातों में ना आना। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो गुफा चील की है। ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है। पक्षियों को तो पहले ही काले कौवे पर बहुत गुस्सा था। वो
सब मिलकर कौवे की खूब पिटाई करते हैं। कौवा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ जब काफी समय गुजरने के बाद भी कालू कौवा वापस गुफा में नहीं आता तो चील गुस्से में आकर कौवी को खा जाती है और फिर ऐसे कौवे और कौवी को उनके किए की सजा मिल जाती है।